टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के दीघा में शक्ति प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान पर उन्हें घेरा। दीघा में शुवेंदु ने करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और टीएमसी को अपनी ताकत का एहसास दिलाया, क्योंकि उनके रोड शो में जिधर नजर गई वहां लोग ही लोग दिखे, जिन्हें देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि शुवेंदु अधिकारी के रोड शो में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। वो जब एक खुली गाड़ी में सवार होकर दीघा की सड़कों पर निकले तो उन्हें देखने के लिए लोग बाहर आ गए। माना जाता है कि पूर्वी मेदिनीपुर पर उनकी अच्छी पकड़ है और वहां के दीघा में उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया उसने एक तरह से इस बात पर मोहर लगा दी। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा, हर तरफ आपको बीजेपी के कार्यकर्ता और पूर्वी मिदनापुर के लोग दिखेंगे। यही नहीं, उन्होंने दीघा की जमीन से नंदीग्राम के संग्राम का बिगुल फूंक दिया और अपनी बड़ी जीत का दावा किया। आने दीजिए, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से उसको हराऊंगा, उसको उसकी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। शुवेंदु यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 2021 में बीजेपी की महाविजय की भविष्यवाणी भी कर दी। 2019 में बीजेपी ने हाफ कर दिया था, इस बार हम सब लोग मिला के साफ कर देगा। इस बार के बंगाल चुनाव में बीजेपी ने शुवेंदु पर बड़ा दांव खेला है, क्योंकि एक वक्त था जब वो ममता के दाहिने हाथ थे, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं और उन अहम चेहरों में एक हैं जिनके भरोसे बीजेपी बंगाल में सरकार बनाना चाहती है। सौभाग्य की बात यह कि शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल का असली चुनावी घमासान पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर इलाके में ही होना है। शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार का इस इलाके में बड़ा जनाधार है, ये बात ममता बनर्जी भी मान चुकी हैं। इसी इलाके की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी ममता बनर्जी को इसलिए करना पड़ा। अब शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें दीघा में अपनी ताकत दिखा दी। बंगाल की खाड़ी के किनारे मौजूद इस शहर के विकास के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक अलग विभाग बनाया है, जिसके अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी के पिता हुआ करते थे। उन्हें ममता बनर्जी सरकार ने कुछ दिन पहले ही हटा दिया था। अब वहां जनता की भीड़ जुटाकर शुवेंदु अधिकारी ने संकेत देने की कोशिश की कि यहां लोग किसी पद से नहीं बल्कि उनके और उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। कोरोना का टीका लगाने के अभियान की शुरुआत होने के बाद अब रेलवे भी अपनी सभी यात्री ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि मार्च के आखिर तक रेलवे उन सभी ट्रेनों को पटरी पर उतार सकती है जो कोरोना की वजह से नहीं चल रही थी। देश भर में कुल 12,000 यात्री ट्रेनें हैं, लेकिन 1200 ट्रेनें ही मौजूदा वक्त में चल रही हैं। हालांकि कोरोना की वजह से मालगाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन कोरोना मरीजों की घटती तादाद और वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत के बाद ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। रेलवे ने यह भी साफ किया कि सभी ट्रेनों में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन होता रहेगा। कोरोना के बाद से भारतीय रेल की ज्यादातर ट्रेनें बंद हैं, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि मार्च के अंत तक सारी ट्रेनें पटरी पर होंगी। गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरे के अलर्ट के बाद राजपथ की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। पूरे राजपथ को अलग अलग जोन में बांटकर चेहरा पहचानने वाले कई कैमरे भी लगाए गए, ताकि कोई भी संदिग्ध सुरक्षा घेरे को चकमा देकर 26 जनवरी की परेड में न घुस सके। दिल्ली पुलिस के डेटाबेस में जिन अपराधियों, आतंकियों, असामाजिक तत्वों का रिकॉर्ड है, उन्हें ये कैमरे तुरंत पहचान लेंगे और अलार्म बजाकर पुलिस को अलर्ट कर देंगे। 20 संवेदनशील जो जोन बने हैं राजपथ के, उनमें ये 30 चेहरा पहचानने वाले जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। परेड में शामिल होने के लिए जितने एंट्री पॉइंट हैं उन सभी पर ये कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि इन कैमरों के आगे से गुजरने पर कुछ देर के लिए लोगों को अपना मास्क हटाना पड़ेगा। तो 2-3 सेकंड के लिए उनको मास्क नीचे करना पड़ेगा, तभी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम काम करती है। चेहरा पहचानने वाले कैमरों के अलावा करीब 300 सीसीटीवी कैमरे भी पूरे राजपथ की निगरानी के लिए लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। हालांकि गणतंत्र दिवस पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पुलवामा जैसे हमलों की फिराक में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर में सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बौखलाए जैश-ए-मोहम्मद की सुरक्षा बल पर हमले की साजिश है, जो 2019 के पुलवामा हमले के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार के भाई ने रची, जिसके लिए पुलवामा के एक गांव में ही कई किलो बारूद से बम बनाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि हिजबुल मुजाहिदीन भी 26 जनवरी के आसपास पुलवामा के इलाके में सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बना सकता है, जिसके लिए उसने एक गैस सिलेंडर में 15 किलो विस्फोटक के साथ एक खतरनाक बम तैयार किया। सौभाग्य की बात यह कि गणतंत्र दिवस पर हमारे देश की तरक्की और सैन्य ताकत की झांकी दुश्मनों की आंख में किरकिरी की तरह चुभती रही है। इसलिए कई दशक से इस पर आतंक का साया मंडरा रहा है, जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से कभी सफल नहीं हुआ।
इस साल भी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में सेंधमारी नहीं हो सकती, इसका भरोसा दिलाने के लिए सुरक्षा इंतजाम की ये छोटी सी झलक ही काफी है। हालांकि इस साल हम लोगों को थोड़ा मायूस होना पड़ेगा क्योंकि कोरोना के खतरे की वजह से गणतंत्र दिवस की परेड छोटी कर दी गई है। सबको परेड देखने की इजाजत भी नहीं दी गई है। राजपथ पर सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिनको पास या निमंत्रण भेजकर बुलाया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने इस गिरोह से जुड़े 2 तस्करों को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया जो श्रीलंका के नागरिक हैं और चेन्नई में चोरी छिपे रह रहे थे और वहीं से बैठकर दोनों काफी वक्त से नशे के इस काले कारोबार को चला रहे थे। उनसे पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के तार श्रीलंका और पाकिस्तान से जुड़े हैं और इसका जाल भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने में एनसीबी की टीम पिछले साल नवंबर से लगी थी क्योंकि पिछले साल नवंबर में करोड़ों रुपए की ड्रग्स की खेप के साथ 6 तस्कर एनसीबी और कोस्ट गार्ड के हत्थे चढ़े थे और ये सभी लोग श्रीलंका के ही रहने वाले थे जिनसे पिछले 2 महीनों से पूछताछ चल रही थी। 2 श्रीलंकन नेशनल्स स्टेइंग इन इंडिया जो कि मीन्स की इलीगल स्टे था और जो कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क के किंगपिन्स हैं वो अरेस्ट हुए हैं। मुंबई के पास ठाणे से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री धधकने लगी। उसका एक भी ऐसा हिस्सा नजर नहीं आया जहां से आग की खतरनाक लपटें निकलती दिखाई न दे रही। फैक्ट्री के अंदर केमिकल मौजूद होने से आग काफी तेजी से भड़की। आग से निकलने वाले काले धुएं ने भी पूरी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। हादसे की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बिना वक्त गंवाए दमकल कर्मियों ने आग पर पानी की बौछार शुरू कर दी। उन्होंने जहां से भी जगह मिली वहीं से आग बुझाने में वो लोग जुट गए। आग किस कारण से लगा वो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन अंदर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हम लोग बनाते हैं। आसपास की दूसरी इमारतों में भी आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि वक्त रहते आग बुझा ली गई। बताया गया कि इस हादसे में केमिकल फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। अंदर रखा सारा सामान तो जला ही, इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य की एक बात यह कि मुंबई के नजदीक ठाणे में केमिकल और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कई कंपनियां हैं। कहने को तो वहां औद्योगिक इलाके अलग से बसाए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फैक्ट्रियों के आसपास ही रिहायशी मोहल्ले भी हैं। फैक्ट्रियों में कभी शॉर्ट सर्किट, कभी बॉयलर फटने की वजह से आग लगने का खतरा रहता ही है, जो रिहायशी इलाकों की वजह से और भी खतरनाक हो जाता है। अभी जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां मेडिकल उपकरण बनाए जाते हैं और उनमें केमिकल का इस्तेमाल भी होता है, जिसका धुआं आसपास रहने वालों के लिए आफत बन गया। करीब 4.5 साल पहले ठाणे में ही एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगी जिसमें 1 दर्जन लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त भी मांग उठी थी कि फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर किया जाए, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। यूपी के देवरिया से परेशान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें जमीन विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बताया गया कि लंबे वक्त से इन दोनों परिवारों के बीच इस मुद्दे पर विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सिर्फ मारपीट नहीं, ईंटों और डंडों से भी इन लोगों ने एक दूसरे की शामत बुला ली। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग को पीटते दिखाई दिए। एक ने जमीन पर गिरे बुजुर्ग को 2 बार ईंटें फेंक कर मारी, तो दूसरा उन्हें डंडे से पीटने में अपनी पूरी जान लगाता दिखा। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आ गई। अभी पंजीकृत कर दिया है और इस संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। वीडियो में बुजुर्ग के घर की 2 महिलाएं आरोपियों को रोकती नजर आईं, लेकिन वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। सौभाग्य की बात यह कि हजारों साल से हम लोग दुर्योधन को कोसते हैं कि मौका मिलते ही दुर्योधन जैसा ही रवैया भी अपना लेते हैं। सुई की नोक बराबर जमीन का झगड़ा हो तो भी हमारे दिमाग में खून सवार हो जाता। फिर ना तो हम कानून को मानते हैं, ना पंचायत को, ना इंसानियत को। जमीन को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे उस जमीन को किसी के खून से रंगना ही क्यों ना पड़ जाए। यही सोच देश विदेश में फसाद की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। देवरिया में जिस जमीन के लिए जंग छिड़ी वो किसी की पुश्तैनी जमीन नहीं है, वो ग्राम पंचायत की जमीन है, जिसके बारे में पंचायत को अधिकार है कि वो किसी बेघर को घर बनाने के लिए जमीन दे सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गांव की पंचायत भी हुई थी, जिसमें पंचों की बात भी किसी पक्ष ने नहीं सुनी, क्योंकि सबके सिर पर खून सवार था। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बेकाबू ट्रक और एक ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें एक ट्रक हाईवे से गुजर रहे एक ऑटो को सामने से टक्कर मारकर घसीटता नजर आया, जबकि एक दूसरी गाड़ी जो ट्रक के पीछे थी वो भी ट्रक से टकराकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में ऑटो के परखचे उड़ गए, जबकि 7 लोगों की मौत भी हो गई। बाद में आसपास के लोग वहां आ गए और घायलों की मदद में जुट गए। कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले भी पहुंचे और लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त ऑटो में करीब 20 यात्री थे। पश्चिम बंगाल के चुनावों से ठीक पहले ममता बनर्जी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब उनकी कैबिनेट के एक और कद्दावर मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वन मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद जब राजीव बनर्जी राजभवन से निकले तो वो भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। 4.5 साल तक कैबिनेट में रखने के लिए ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे वो, और तभी अचानक हाथ आंखें पहुंचने के लिए उठ गए। তাকে আমি প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য फिर वो गाड़ी में बैठे तब भी रूमाल से आंख पहुंचते हुए ही दिखे। पिछले कई महीनों से राजीव बनर्जी कैबिनेट की बैठकों में भी नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी शुभेंदु की तरह पार्टी से अलग हो जाएंगे। सस्पेंस से पर्दा उस वक्त उठा जब उन्होंने पहले मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा और फिर राज्यपाल से मिलकर उन्हें भी इस्तीफा दे दिया। तस्वीर मैं आपको यहाँ से राजभवन से दिखाऊं, अंदर गए हैं राजीव बनर्जी मंत्री। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है आज कई महीनों की नाराज़गी के बाद, कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे और ये भी नाराज़गी जता चुके थे कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, लेकिन टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकार में कुछ गलत हो रहा था तो उसकी जिम्मेदारी 4.5 साल बाद इस्तीफा देने वालों की भी है। They remained in the party, they enjoyed the power till today. So whatever went wrong, they are also responsible to. राजीव बनर्जी ने वन मंत्री के पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो अब भी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। बीजेपी में जाने से जुड़े सवालों पर भी राजीव बनर्जी खुलकर कुछ नहीं बोले। सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को अब बड़े नेता ही डूबता जहाज मानने लगे हैं और वो चुनाव में टीएमसी के साथ डूबने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सरकार से राजीव बनर्जी के इस्तीफे का यही मतलब निकाला जा रहा है, जो टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए ठीक नहीं है। राजीव बनर्जी को टीएमसी का पढ़ा लिखा, समझदार, युवा चेहरा माना जाता था। वो ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में एक थे जो करीब 10 साल से मंत्री थे। वो पिछले 6 महीने से अपनी ही सरकार से नाराज थे। शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद राजीव बनर्जी को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी। राजीव बनर्जी को भरे मन से मान लेना पड़ा कि टीएमसी में अब काबिल, मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं है। कोलकाता के बिल्कुल पास वाले हावड़ा जिले में राजीव बनर्जी की पार्टी और जनता दोनों पर अच्छी पकड़ रही है, इसलिए माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी चुनाव में टीएमसी को भारी पड़ सकती है। 26 जनवरी की परेड में पहली बार अयोध्या के राम मंदिर और कोरोना योद्धाओं की झांकियां भी शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सभी राज्यों की झांकियां तैयार हो चुकी हैं और राजपथ पर परेड की रिहर्सल भी कर चुकी हैं। इन झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर बनाई गई है। खास बात यह कि इस झांकी में राम मंदिर का हूबहू मॉडल भी बनाया गया है। 26 जनवरी को जो राजपथ पे परेड होने वाला है उसमें अलग अलग राज्यों की झांकी आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी होगी उसका थीम जो है वो अयोध्या है। 26 जनवरी को जब राजपथ से राम मंदिर की झांकी गुजरेगी तो साधु संतों के वेश में कई कलाकार भी उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर जो है, जो हमारे रामलला इतने दिनों से तंबू में थे, अब उनके लिए जो भव्य मंदिर बना रहे हैं वही हम राजपथ पे दिखा रहे हैं। यूपी की झांकी के अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कोरोना योद्धाओं वाली झांकी भी पहली बार परेड का हिस्सा बनेगी। इस झांकी में कई कलाकारों को कोरोना योद्धाओं के रूप में दिखाया जाएगा। साथ ही कोरोना संकट में उनके योगदान को बताने की कोशिश भी राजपथ से की जाएगी। झांकी में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं वैक्सीन प्रोडक्शन की पूर्ण क्षमता है। इसके अलावा कई राज्यों ने अलग अलग थीम पर अपनी झांकियां तैयार की हैं जो 26 जनवरी को राजपथ की परेड का हिस्सा बनेंगी। सौभाग्य की बात यह कि गणतंत्र दिवस की परेड में अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों की झांकियों में सरकार की उपलब्धियां, राज्यों की विरासत और भविष्य की झलक दिखाई जाती है। पिछले साल पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से निपटने में भारत की तैयारियां और अयोध्या का राम मंदिर ही चर्चा में रहा। अयोध्या को यूपी सरकार सांस्कृतिक पर्यटन और भारत की सांस्कृतिक विरासत की मिसाल के तौर पर पेश करना चाहती है। उसी की झलकी गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाएगी।
वेतन की मांग पर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे एमसीडी कर्मचारियों ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में पैदल मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए, जो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आए। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर उन्होंने पूरे इलाके में मार्च निकाला। तनख्वाह न मिलने के चलते नॉर्थ एमसीडी के तमाम कर्मचारी आज रोज प्रदर्शन करे। इस प्रदर्शन में नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के शासन वाली एमसीडी के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। पिछले 6 महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारी बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर अपनी भड़ास निकाली। अगर वेतन देने में निगम सक्षम नहीं है तो इस निगम को भंग करके भारत सरकार या दिल्ली सरकार इसको हैंड ओवर करे, टेक ओवर करे। इस हंगामे के बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर सामने आए। उन्होंने दावा किया कि सफाई कर्मचारियों को वेतन दिया जा चुका है और दूसरे विभागों के कर्मचारियों की परेशानी भी जल्द दूर कर ली जाएगी। सबकी सैलरी भी 27-28 तारीख में मैं जारी करा दूंगा, मेरा पूरा प्रयास है। कर्मचारियों के अलावा इस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हुए जिनकी 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों और दिल्ली सरकार की खींचतान में कर्मचारी कई साल से पिस रहे हैं। नगर निगमों के पास वेतन और पेंशन देने के लिए फंड नहीं है, ये दलील मानने के लिए तो हाईकोर्ट भी तैयार नहीं। कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए 2 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगमों को भी फटकारा और दिल्ली सरकार को भी। हाईकोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि ऐसे ही चलता रहा तो लोग नेताओं को पीटना शुरू कर देंगे। हालांकि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को पैसे दिए थे, जिसे नाकाफी बताया गया। अब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो नगर निगमों से कर्ज की वसूली के तहत लिया गया पैसा लौटा दे ताकि कर्मचारियों को वेतन मिल सके। उसी के भरोसे अब उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर कर्मचारियों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अशोक गहलोत उन नेताओं पर खूब बरसे जिन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी आला कमान पर सवाल उठाए थे। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन लोगों को खरी खरी सुना दी जिन्होंने चिट्ठी के जरिए संगठन के चुनाव जल्द कराने की मांग की थी। यही नहीं, खबर आई कि उन्होंने गुस्से में आकर उन नेताओं से सवाल पूछा कि क्या उन्हें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। साथ ही बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं पर भड़के अशोक गहलोत इस बात पर भी नाराज हुए कि वो देश और पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में गहमागहमी चलती रही। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने दखल दिया और फैसला हुआ कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष जून तक चुन लिया जाएगा। इससे पहले ये चुनाव मई में होना था, लेकिन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से इसे टाल दिया गया। यानी कि अब राहुल गांधी की ताजपोशी जून में होगी।